हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 25 नवंबर और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो करंट अफेयर के अंदर किए गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज भी आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर दिया जाता है। तो जब भी आप लोग सेशन को देख ले तो इवनिंग के टाइम पर आप लोगों को ये क्विज जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 25 नवंबर के बेहतरीन करंट अफेयर को। रिसेंटली आईसीसी के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट है वो काफी विवादास्पद है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन रही है। यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है और बेसिकली मनु साहनी जो थे वो पहले इस पद पर थे, लेकिन अब इनकी सेवाएं जो थी वो मार्च के अंदर ही आप लोगों को पता है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया था और अब इनकी सेवाएं जो हैं वो सीईओ के पद से भी समाप्त कर दी गई हैं। तो जॉफ एलाडिस जो है इनको इस पद पर अब अपॉइंट किया गया है। यदि हम लोग आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के हेडक्वार्टर जो हैं वो दुबई के अंदर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बाहरी एजेंसी द्वारा की गई आंतरिक समीक्षा में विभिन्न आरोपों के बाद साहनी को मार्च में निलंबित कर दिया गया था और सीईओ के पद से भी जो है वो अब इनको हटा दिया गया है और अब इनके पद पर जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट कर दी गई है। दुबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं आईसीसी के और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये इसकी फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 1909 को और प्रेसिडेंट जो है वो ग्रेग बार्कले हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे तो ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन सीईओ जो हैं इसके पद पर कौन है? जियोफ एल्ड्रिसी जो है ये इसके पद पर अब अपॉइंट किए गए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं G7 कंट्रीज की। G7 कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है और रिसेंटली अभी एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर आयोजित करवाई गई है। तो विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक रिसेंटली यूके के अंदर इसका आयोजन करवाया गया है। मैंने आप लोगों को यूके के बारे में कई बार बताया है कि यूके जो है वो मेनली 4 कंट्री से मिलकर बना है। इसके अंदर इंग्लैंड शामिल है, इसके साथ में वेल्स शामिल है, स्कॉटलैंड और नदर आयरलैंड जो है इससे मिलकर यूके बनता है, जिसके कंबाइंड कैपिटल क्या है? लंदन जो है इसकी कंबाइंड कैपिटल है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लिवरपूल शहर में G7 की विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन करवाया गया है। स्टार्टिंग में जब G7 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो बेसिकली इसको G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन कनाडा के ज्वाइन करने के बाद में 1976 के बाद में इसका नाम जो था वो G7 कंट्रीज पड़ गया था। अब इसमें कौन कौन से शामिल देश है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, यूएसए और कनाडा। तो यूएसए और कनाडा ये तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। इसके साथ में ही फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और एकमात्र एशियाई देश जो है वो कौन है? जापान रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वेयर वाज द फर्स्ट G7 समिट, वो फ्रांस के अंदर आयोजित करवाई गई थी 1975 में, लेकिन भारत जो है वो G7 का मेंबरिंग कंट्री नहीं है। लेकिन अमेरिका के द्वारा कई प्रयास ऐसे किए गए हैं जिसमें आपको पता है कि रिसेंटली यानी कि 2020 में इसका आयोजन अमेरिका में किया जाना था, वो स्थगित इसी कारण से तो हुआ था। उसमें 3 कंट्रीज को और शामिल करने के बाद G10 ग्रुप ये बन जाता। तो जो 46th समिट इसका अमेरिका में होना था इसको क्या कर दिया गया था? पोस्टपोन कर दिया गया था वर्ष 2020 में और 47वां G7 समिट 2021 में रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये रखा गया है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन सिटी की। तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। एल सल्वाडोर जो है उसने सबसे पहले लीगलाइज किया था बिटकॉइन को और अब बिटकॉइन सिटी जो है वो एस्टेब्लिश करने वाला है कौन? एल सल्वाडोर। आंसर तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन ये बिटकॉइन सिटी क्या होती है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एल सल्वाडोर ये करेक्ट आंसर रहेगा। एल सल्वाडोर जो है वो कैरेबियन सी के अंदर स्थित एक देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो एल सल्वाडोर जो है वो अब बिटकॉइन सिटी का निर्माण करने जा रहा है। इसमें होगा क्या? बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी से ये सिटी ऊर्जा प्राप्त करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको अचीव करने के लिए ये सिटी जो है वो हमेशा तत्पर रहेगी।
लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन सिटी का नाम जो है वो यूज किया गया है। इसका मीन्स है कि यहाँ पर 5 साल के लिए एक बॉन्ड जो है वो रिलीज किया जाएगा और उसका निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, वो बिटकॉइन के अंदर ही किया जाएगा। और ऐसा यहाँ के जो राष्ट्रपति है नायब बुकेले, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। तो ये क्वेश्चन मान के चलिएगा कि एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन यानी कि मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात करें तो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। कोई भी किसी भी देश का सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। बेसिकली इसकी माइनिंग की जाती है और माइनिंग के अंदर एक स्पेसिफिक, इसको एक सीरियल नंबर जो है वो दिए जाते हैं। तो भविष्य में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका ज्यादा बोलबाला हो सकता है, लेकिन भारत के द्वारा ये कहा गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो भारत जो है इसको प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। वर्तमान में 500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रचलन में है। रिसेंटली आपको पता है कि फेसबुक की लिब्रा जो है इसको अनाउंस किया गया था। इसके बाद में बिटकॉइन है, एरिथ्रियम जो है ये भी एक तरीके की बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के आविष्कारक जो है वो साकी नाकामोटो है और 2009 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि फाइनेंशियल जितना भी लेन देन होता है उसको आसान बनाने के अंदर क्रिप्टो करेंसी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एल सल्वाडोर की यदि हम लोग बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर है और यहाँ के प्रेसिडेंट नैब बुकेले हैं। इनके द्वारा ही ये अनाउंसमेंट किया गया था। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एल सल्वाडोर, लैम्पा रिवर जो है वो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इन विच कंट्री इज द कैरो पाइटल रेंज लोकेटेड, तो एल सल्वाडोर के अंदर ही ये रेंजेस जो है वो स्थित है। और एल सल्वाडोर ही वो विश्व की पहली कंट्री थी जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कंट्री किया गया था। लीगलाइज करेंसी जो था वो किया गया था। अच्छा, अगली न्यूज देखिए कि पाताल पानी जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब चेंज कर दिया गया है। तो क्या किया गया है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। और रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये नाम बदलकर तात्या मामा के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो तात्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। जानते हैं हम लोग इनके बारे में कि आदिवासियों के बीच जो है ये काफी फेमस रहे हैं। कई घरों में आज भी उनकी पूजा होती है और स्थानीय लोग उन्हें प्यार से तात्या मामा भी बुलाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे तात्या भील इतने बहादुर थे कि अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड जो था वो नाम दिया था। उस समय वह गरीबों की मदद के लिए अंग्रेजों को लूट लिया करते थे। इसके चलते वो लोग यानी कि इनके बीच जो थे वो खासे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो पॉपुलर बहुत ज्यादा थे ये, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से धन लूटकर और गरीबों के बीच में बांट दिया था। कुछ नेम्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। रिसेंटली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। माउंट हैरियट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या केंट कर दिया गया है। फेसबुक जो है इसका नया नाम क्या है, मेटा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो नेम चेंजेस जो है ये भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलिए स्पोर्ट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा कैंटो मोमोटा। इनके द्वारा इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया गया है। लेकिन इन्होंने हराया किसको है, डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन को जो है इनके द्वारा हराया गया है। बेसिकली कैंटो मोमोटा जो है इनका संबंध कौन से कंट्री से है, जापान से इनका संबंध है। 16 से 21 नवंबर के बीच में इंडोनेशिया के बाली में ये प्रतियोगिता जो था यानी कि टूर्नामेंट, इसका आयोजन करवाया गया था। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन सैयांग ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त अकोना यामागुची को हराकर ये खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल के खिताब जो है वो किनके द्वारा जीते गए हैं। टॉप 5 टाइटल्स की यदि हम लोग बात करें तो टेनिस टूर्नामेंट में वियना ओपन जीता गया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव के द्वारा। फिर WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल टाइटल जो है वो गर्बिन
मुगुरुजा के द्वारा जीता गया है। मेंस टाइटल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 जो है वो कांता सुनायामा के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वुमेन्स सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 जो है वो अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया। फिर मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का टाइटल फैबियो क्वारटारो के द्वारा ये जीता गया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट की। बैडमिंटन की बात कर चुके हैं, क्रिकेट की बात करेंगे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2021 ये किसके द्वारा जीती गई है। रिसेंटली ये जो ट्रॉफी है वो तमिलनाडु के द्वारा जीत ली गई है, लेकिन तमिलनाडु ने हराया किसको? कर्नाटक को 4 विकेट से यहाँ पर हराया है। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध कौन से खेल से है? तो तमिलनाडु ने इस ट्रॉफी को दूसरी बार जो है वो जीत लिया है। अब हम लोग बहुत ही बेहतरीन बुक की बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडिया वर्सेस यूके ये किताब जो है वो सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। लेकिन इस बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा है जान लेते हैं अभी हम लोग। एक बुक जो है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेटिक विन, तो ये कौन सी जीत की बात कर रहा है? तो ये जीत की बात की जा रही है कि 2017 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यानी कि आईसीजे के, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहां पर भारत की जीत जो है वो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर दर्ज की गई थी और उन्हीं इलेक्शंस की बात जो है वो इस बुक के अंदर की गई है। तो सैयद अकबरुद्दीन यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहले क्या रह चुके हैं? स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य ने 3 राजधानियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के द्वारा ये घोषणा की गई है। बेसिकली देखिए कि 2014 के अंदर, यानी कि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का निर्माण किया गया था तो उसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रोविजंस किए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि 2024 तक तेलंगाना की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंबाइंड कैपिटल जो है वो हैदराबाद रहेगी। ठीक है, लेकिन वर्ष 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश के द्वारा अमरावती को अपनी नई राजधानी घोषित किया गया। इसके साथ में ही 2020 में 3 राजधानियां, यानी कि प्रशासनिक राजधानी, इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, यानी प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही होती है, तो प्रशासनिक राजधानी, इसके साथ में जो रीजनल कैपिटल है वो तो कौन सी है? इसकी अमरावती ही है। और इसके साथ में सांस्कृतिक राजधानी जो है वो भी घोषित की गई थी। तो यहाँ पर अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, यहाँ पर 3 राजधानियां इनके द्वारा घोषित की गई थी। ये कुर्नूल वही है जो कि 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था तब इसकी घोषणा की गई थी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती ही रहेगी। और वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो हैं इनके द्वारा एक विधेयक लाया गया है विधानसभा के अंदर, और वहां पर ये विधेयक पारित करवाया गया है कि अमरावती जो है वो कंटिन्यूअस एक सिंगल राजधानी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो अब केवल एक ही राजधानी होगी और वो होगी कौन सी? अमरावती होगी। पहले क्या था कि अमरावती एक विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम एक एग्जीक्यूटिव और कर्नूल जो है वो जुडिशियल यहाँ पर कैपिटल होने का प्रावधान था। अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है कि मेघालय जो है, मेघालय के साथ में साझेदारी की गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, और भारत का पहला राज्य बन चुका है मेघालय जिसके साथ ये समझौता किया गया है। तो मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की यहाँ पर बात की जा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में क्या किया गया है? समझौता किया गया है, और ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य मेघालय बन चुका है। हम लोग बात करें WFP की तो हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली के अंदर। फाउंड किया गया था 1961 में, और इसकी किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? यह है यूनाइटेड नेशंस की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक महिला जो है टेम्परेचर मेजर कर रही है, तो मतलब कोविड का सीधा सीधा रिलेशन है। देखिए, हो सकता है कि थर्ड वेव जो है वो जल्दी ही दस्तक दे, लेकिन जापान ने रिसेंटली कोविड महामारी को देखते हुए एक पैकेज जो है $490 बिलियन का उसको अनाउंस किया है। जापान बेसिकली 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो 4 द्वीपों से मिलकर बना है और जापान के द्वारा ही
यहाँ पर एक पैकेज जो कि 56 ट्रिलियन येन या 490 बिलियन डॉलर का रिलीज किया गया है। इस योजना में प्रत्येक 18 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों को एक मॉनेटरी यानी कि हम लोग कहें कि मनी की सहायता जो है वो दी जाएगी, ताकि उनके व्यवसाय यानी कि जो भी उनका बिजनेस है उसको क्या मिल सके, यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स जो है बूस्ट अप मिल सके। जापान की यदि हम लोग बात करें तो लैंड ऑफ सनराइज इसे कहा जाता है, लैंड ऑफ स्वीट फ्लावर्स इसे कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट जो है ये भी इसको कहा जाता है। यहाँ की जो एक सिटी है ओसाका, इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। होन्शु आइलैंड जो है वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। विश्व यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि शांत ज्वालामुखी जो है वो है फ्यूजियामा, ये भी कहाँ पर स्थित है, होन्शु आइलैंड पर ही स्थित है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग 24 नवंबर के क्वेश्चंस का। भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जो है आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसका निर्माण मेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो है मुंबई में इसके द्वारा किया गया है। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, तो वो है रूस। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है, तो रिसेंटली ये जो पुरस्कार है वो जैसन मॉट के द्वारा जीता गया। इंडियन प्रीमियर लीग कहां पर खेला जाएगा 2022 का, तो इंडिया में खेला जाएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमो सैप नामक रोबोट जो है वो विकसित किया है, वो है आईआईटी मद्रास। प्राइज प्रेजुडिस्ड और पंडिट्री ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो रिसेंटली वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से कौन से ऑपरेशन जो थे वो चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 22 नवंबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने घरेलू कामगारों पर भारत के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है, तो वह है भूपेंद्र यादव। 22 नवंबर से 2 दिवसीय बूंदी उत्सव जो है इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय जो है वो कब मनाने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर था इसका 18 जुलाई। और आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताए हैं। आज भी मुझे इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देना है कि नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज जो है इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मान के चलिएगा कि एक ना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दीपक इंदौरा ऑफिशियल से। और आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है टेलीग्राम चैनल पर। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।